हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब मस्त होंगे। आज से इस चैनल पर नई कहानी आ गई है और आज ये हमारी कहानी का फर्स्ट भाग है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज कहानी का फर्स्ट भाग शुरू करते हैं। मुंबई, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है, ये वो शहर है जहां हजारों लोग अपनी आंखों में लाखों सपने लिए इस शहर में आते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग ही अपने सपने पूरा कर पाते हैं। ये शहर जहां भव्यता और अमीरी और चकाचौंध से भरी पड़ी है, वहीं इस शहर का दूसरा रूप है गरीबी, बेरोजगारी और बेबसी, जिसमें लोग घुट-घुट कर जीने को मजबूर है। ये कहानी है उसी मुंबई के रहने वाली एक आमची लड़की, जिसकी आंखों में बड़े-बड़े सपने हैं और वो उन सपनों के पूरा होने की उम्मीद पर ही रोज मुस्कुराती है। वर्ली, मुंबई। सुबह के 7 बज रहे थे। मार्च का महीना होने के कारण हल्की ठंड थी। ये मुंबई का एक घनी आबादी वाला एरिया था, जहां हजारों की संख्या में लोग रहते थे। घरों में चहल-पहल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने-अपने घरों से बाहर आकर रोजमर्रा के कामों में लग चुके थे। किसी के घर से कुकर की सीटी बजने की आवाज आ रही थी, तो कोई जल्दबाजी में अपना नाश्ता, पर्स और वॉलेट मांग रहा था। अरे अरु बेटी, जगी नहीं? इन्हीं सैकड़ों घरों के बीच में एक घर से एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आई। इनका नाम था आनंद आनंद सिंह राठौड़। उम्र लगभग 50 के आसपास थी। बालों में सफेदी झलक रही थी। जग गई पिताजी? आप रोज कहते हैं और मैं रोज आपके सामने आपके चाय के साथ हाजिर होती हूँ। एक लड़की उनके सामने आकर हंसते हुए बोली। ये थी आनंद सिंह राठौड़ की इकलौती बेटी अधीरा राठौड़। उम्र यही 21 वर्ष। हल्का गोरा रंग, मासूम सा चेहरा, तीखे नैन नक्श, लंबाई 5 फुट 4 इंच। शरीर के हिसाब से सेहत भी अच्छी थी। आंखें बड़ी-बड़ी और जब हंसती तो गालों के बीच डिंपल बन जाता, जो उसके मासूम चेहरे को और मासूम बना देता। आनंद जी उसे देखकर मुस्कुरा दिए और बोले, मेरी आदत है अरु, जानती तो है तू। अदीरा उनकी बात पर खिलखिलाकर हंसती और उनके सामने चाय की प्याली रखते हुए बोली, अच्छा अब बातें बनाना बंद कीजिए और चाय पी लीजिए। दवा मैंने आपके टेबल के साइड पर रख दिया है और खाना टाइम से खा लीजिएगा। और ये छोटू अब तक रेडी हुआ कि नहीं? उसके उसे स्कूल नहीं जाना क्या? अधीरा कमरे में झांकते हुए बोली। आनंद जी ने उसे झांकते देख रहे थे, फिर उसका हाथ पकड़कर बैठा दिया। अधीरा उनके व्हीलचेयर के सामने ही घुटनों पर बैठ गई। आनंद जी प्यार से उसके सर पर हाथ रख के बोले, कितना ख्याल रखती हो तुम हम सबका। आज अगर तेरी माँ होती तो तू बेफिक्री से काम और पढ़ाई करती और मैं भी अपाहिज होकर बैठ गया। सच कहूँ तो कभी-कभी बहुत बुरा लगता है तेरे लिए। मेरी वजह से तेरी जिंदगी की खुशियाँ छिन गई। अधीरा उनकी बात पर नाराज होते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आप दोनों तो मेरी जिंदगी है। आप दोनों के सिवा मेरा है ही कौन? और रही पढ़ाई और काम की बात, तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। आप उसकी चिंता ना करें। आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा। आनंद जी मायूसी से अधीरा को देख रहे थे। अधीरा उनके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, आप भी पिताजी बिना बात के सेंटी हो जाते हैं। आपको पता है राजेश खन्ना जी क्या कह गए थे? पुष्पा, आई हैड टीयर्स। लेकिन अब आप पुष्पा तो है नहीं, फिर भी बोल रही हूँ आई हैड टीयर्स। आनंद जी उसकी बातें सुनकर हंसने लगे और उसके सर पर चपत मारकर बोले, पगली
तू और तेरे राजेश खन्ना। अधीरा खड़ी होकर मुंह बनाने लगी। राजेश खन्ना को कुछ ना कहना, वो मेरे फेवरेट हैं। आनंद जी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ ठीक है, नहीं कहता। अब छोटू को लेकर जा, नहीं तो लेट हो जाएगी। अदीरा हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। वहां 7 साल का लड़का अपना स्कूल बैग में किताबें रख रहा था। अदीरा को वहां देखकर वो मुंह बनाते हुए बोला, ये क्या गुंडागर्दी है मम्मा? इतने छोटे से बच्चे को ऐसे कौन अत्याचार करके स्कूल भेजता है? अदीरा उसकी किताबें किनारे के वही बेड पर रखकर बैठ गई और उसके बाल सही करते हुए बोली, तुम ही कहते हो ना, मैं बड़ा होकर आपका सहारा बनूंगा, खूब बड़ा आदमी बनूंगा। तो बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ना पड़ता है बच्चे। आपको पता है आपकी मम्मा ने आपका नाम आदव क्यों रखा है? क्योंकि आदव का मतलब होता है सूरज, और आपकी उसी सूरज की तरह चमकना है बेटा। आप तो मेरे कितने समझदार बच्चे हैं। मम्मा की बात मानोगे ना? वो लड़का प्यार से अदीरा के गले लग गया और उसके चेहरे को चूमकर बोला, हाँ मम्मा, मैं सब कुछ करूंगा और आपकी बात भी मानूंगा। आप ऐसे उदास ना रहा करो, अच्छे नहीं लगते आप। चलिए, हमेशा मुझे अपनी बातें से देर करवा देते हो, आप फिर मुझे डांटते हो। अदीरा उसका स्कूल बैग लेकर हंसते हुए बोली, अच्छा बेटा, मम्मा से ही चालाकी। अब चलो जल्दी स्कूल, मम्मा नहीं आएगी। दोनों माँ बेटे हंसते हुए कमरे से बाहर निकले और आनंद जी की पैर छूकर बाहर निकल गए। उनके बाहर दरवाजे पर ही पहुंचते ही लगभग एक 30 वर्षीय महिला वहां आकर खड़ी हुई। उसे देखकर अधीरा ने उनके पैर छुए और आदव ने भी। कैसी है राधा आंटी? अच्छा हुआ जो आप आ गई, नहीं तो मुझे चिंता होती रहती पिताजी की। अधीरा चिर परिचित से अंदाज में मुस्कुरा कर बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, जाओ और इस छुटकू का भी ध्यान रखना, बीते भर का है लेकिन सबको परेशान किए रहता है। तुम्हें पता नहीं तुम कैसे झेलती हो इसे। राधा जी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अदिरा ने उन्हें हंसते हुए बाय किया और आदब के साथ आगे बढ़ गई। बोरीवली, मुंबई, शेखावत हाउस। रमेश, रमेश कहाँ रह गए तुम? कब से आवाज दे रहा हूँ, कॉफी लाओ मेरी, मैं लेट हो रहा हूँ। एक बहुत ही तेज और गुस्से से भरी आवाज उस घर में गूंजी। रमेश भागता हुआ उस कमरे में पहुंचा और डरते हुए कॉफी की ट्रे आगे करते हुए बोला, माफ करना छोटे साहब, सबके लिए नाश्ता बना रहा था, इसीलिए देर हो गई। वो लड़का गुस्से से आगे बढ़ा और बोला, जिसके लिए जो करना है किया करो, लेकिन मेरा काम समय पर किया करो, समझे? मुझे अपने काम में लेट बिल्कुल भी पसंद नहीं। इतना बोलकर उसने ट्रे से कॉफी उठाई और उसकी एक घूंट पीकर बोला, अब क्या जाने की पर्ची छपवाऊं, जाओ यहाँ से। रमेश डरते हुए सिर हिलाकर वहां से चला गया। ये था अभिमान शेखावत। गोरा रंग, गहरी आंखें और चेहरे पर हल्की सी बियर्ड जो ट्रिम की हुई थी। कद 5 फुट 7 इंच। कद के हिसाब से शख्स कद के हिसाब से शख्सियत भी अच्छी थी। सिक्स पैक मसल्स और बाइसेप्स जो उसके फिट कोट पैंट से उभर कर सामने आ रहे थे। चेहरे पर गंभीर था, बालों में जेल लगाकर सेट कर रखा था। मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन जिसने अपने दम पर शेखावत कंस्ट्रक्शन को खड़ा किया था। उसने कॉफी पीते पीते घड़ी देखा और फाइल उठाकर बाहर निकल गया। उसके नीचे आते ही एक बहुत ही प्यारी आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर वो मुस्कुरा उठा। भाई, आप आज फिर रमेश पर चिल्ला रहे थे? गलत बात है, कितनी बार कहा है मैंने, ऐसे न चिल्लाया करे उस पर। आराध्या ने मुंह बनाते हुए कहा। अभिमान
मुड़कर उसके पास आया और बोला, मैंने तुझसे कहा है ना, तू खुद पर ध्यान दे, मुझ पर नहीं। तुझे तो पता है मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर क्यों हर रोज एक ही बात बोलती है? वो इसीलिए कि मुझे उम्मीद है कि आप कभी न कभी मेरी बात मान लीजिएगा। आराध्या मुस्कुराकर बोली, अच्छा, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? अभिमान हंसते हुए बोला। अब आराध्या कुछ और कहती उससे पहले ही उसके आगे एक औरत पूजा की थाली लेकर खड़ी हो गई और उसे आरती देते हुए बोली, वो इसीलिए अभिमान की उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं और आराध्या इसी उम्मीद के सहारे हैं। अभिमान ने आरती लेकर उस औरत के पैर को छुआ और बोला, दादी, दादी माँ, आप सब कुछ जानती है, फिर भी ऐसा बोल रही है? अभिमान की दादी राजसी ने उसके सर पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, हाँ, हम जानते हैं बेटा, इसीलिए हर रोज बोलते हैं। अच्छा, ये सब छोड़िए, आइए नाश्ता कर लीजिए। अभिमान उनके गले लगकर बोला, सॉरी दादी, आज कंस्ट्रक्शन साइट पर जल्दी पहुंचना है, इसीलिए आज नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। रात को डिनर साथ में करते हैं, आज माफ कर दीजिए मुझे। इतना बोलकर अभिमान उनकी जवाब का इंतजार किए बिना ही निकल गया। राजश्री उन्हें जाते हुए देखती रही। उन्हें ऐसे देखकर आराध्या उनसे लिपट गई और बोली, दादी, क्या भाई कभी हमारे साथ नहीं आएंगे? डैड के जाने के बाद भाई हमारे साथ होते हुए भी नहीं है। वो हर रोज कमरे में घुटते हैं और मोम के जाने के बाद तो वो बिल्कुल भी बदल गए हैं। आराध्या की बात सुनकर राशि ने अपनी आंखों में आई नमी को पोंछा और मुस्कुराकर बोली, महादेव के घर में देर देर है बेटा, अंधेर नहीं, इसीलिए उम्मीद मत हार। देखना, एक दिन तेरा भाई भी पहले की तरह मुस्कुराएगा। आराध्या भी अपनी उदासी छुपाकर मुस्कुरा दी और राशि को नाश्ते की टेबल पर ले आई। दोनों नाश्ता करने लगे। नाश्ता करते करते ही राजसी बोली, बेटा, आज मुझे मार्केट में कुछ काम है, तो साथ चलोगी मेरे? हाँ दादी, मैं चलूंगी, इसी बहाने मेरी भी कुछ शॉपिंग हो जाएगी। आराध्या चहक कर बोली। इधर अदीरा आदम के साथ बस स्टैंड तक आ गई, जहां वो खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। अदीरा का कॉलेज पूरा हो चुका था, इसलिए उसने जॉब लगने से पहले एक स्कूल ज्वाइन कर लिया और आदम का एडमिशन भी उसी स्कूल में करा दिया। ये बोरीवली का एक नामी स्कूल था। उसे अच्छी तनख्वाह मिल जाती थी और आदम की भी फीस माफ थी। अदीरा अभी भी स्कूल बस के इंतजार में खड़ी थी। सड़क किनारे हो रहे कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से सड़क के गड्ढों में पानी भरा हुआ था। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां से निकली और वो उस गड्ढे से होकर गुजरी, जिसकी वजह से सामने खड़ी अदीरा पर सड़क का गंदा पानी पड़ गया। अदीरा बेचारी बस का इंतजार करके पहले से ही खुनस में थी। उसने गुस्से में तेज आवाज में कहा, ओ अंधे इंसान, भगवान ने आंखें नाम के लिए दी है क्या? गाड़ी में बैठकर खुद को क्या समझते हो कि गाड़ी न हुई हवाई जहाज हो गया हो? उड़ाते चले जाते हैं अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। गाड़ी में बैठा अभिमान ने शीशा नीचे किया, लेकिन उसके कानों में सिर्फ अदीरा के आखिरी शब्द ही पड़े, जिससे वो तिलमिला गया। उसने बाहर झांक कर देखा तो अदीरा का चेहरा नीचे होने की वजह से वो सिर्फ उसके बालों को ही देख पाया। उसने ड्राइवर को कहकर गाड़ी रुकवाई और कार से बाहर निकल गया, लेकिन इससे पहले वो अदीरा तक पहुंच पाता, अदीरा की स्कूल बस आ गई और वो उसमें चढ़कर आदव के साथ निकल गई। अभिमान ने जाती हुई बस को घूरकर देखा और गुस्से में बड़बड़ाया, ब्लडी मिडिल क्लास, न बोलने की तमीज है, न ही जीने का सलीका। मुझे सिखा रही थी
अगली बार मिल गई तो इसे इसकी औकात बता दूंगा। मुझे बेहुदगी से बात करने वालों से नफरत है। वो लड़की शुक्र मनाए कि मुझसे टकराई नहीं, नहीं तो ऐसी लड़कियों को औकात दिखाना मुझे अच्छे से आता है। वो गुस्से से भनभनाया हुआ कार में जा बैठा। उसके कार में बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। अभिमान अपने कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ चला गया। इधर अधीरा स्कूल बस में बैठी खुद के कपड़ों पर लगे छींटों को साफ करने की कोशिश कर रही थी। उसे परेशान देखकर आदम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बस मम्मा, छूट जाएगा वो। वैसे भी वो पता नहीं चल रहा है, स्कूल में जाकर साफ कर लेना आप अच्छे से। अधीरा उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। बस ड्राइव कर रहे काका ने उसे परेशान देखा तो बोल पड़े, क्या हो गया बिटिया, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं काका, बस आने से पहले एक बिगड़ेल ने मेरे कपड़ों पर अपनी कार से गंदा पानी गिरा दिया। ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं बेटा। खैर छोड़ो, तुम अपना मूड मत खराब करो, काका उसे समझाते हुए बोले। अधीरा ने भी बस हाँ में छोटा सा जवाब दिया। वो खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन अभिमान को कोसने लगी। पागल पापी इंसान ने मेरी नई कुर्ती पर कीचड़ पड़ा दिया। आय लगेगी उसे मेरी। बस आ गई, नहीं तो पूरा कीचड़ उसके ऊपर फेंक देती, तब पता चलता उसे कैसा लगता है। अकड़ तो इतनी कि गाड़ी रोककर सॉरी भी नहीं बोला उसने। कभी मिल जाएगा तो अपनी चप्पल से मुंह सुजाऊंगी उसका। ऐसे ही अभिमान को कोसते हुए वो लोग स्कूल तक पहुंच गए। थोड़ी देर बाद अभिमान अपनी साइट पर पहुंच चुका था। उसके ड्राइवर के उसके साइड का डोर खुला। वो आंखों पर गॉगल्स लगाकर बाहर आया। सामने पहले से मौजूद क्लाइंट ने उससे हाथ मिलाया और कुछ समझाने लगा। अभिमान ने ऊपर हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया और वो अपने पॉकेट में हाथ डालकर सीधा देखते हुए बोला, आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है। ये प्रोजेक्ट हमेशा की तरह मैं अपने तरीके से ही पूरा करूंगा। मुझे अपने काम में किसी की भी दखल अंदाजी नहीं पसंद है, समझे आप? लेकिन मिस्टर शेखावत, उसने कुछ कहना चाहा तो अभिमान ने उसे अंगुली दिखाकर चुप करवा दिया और अब की बार उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, मैंने कहा ना, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। अगर आपको मेरे बजट से इतनी प्रॉब्लम थी तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी के अभी डील कैंसिल करता हूँ। आप जहाँ चाहे अपने बजट में अपना ये काम करवा सकते हैं। अभिमान इतना बोलकर वहां से जाने लगा। सामने खड़ा आदमी देखता रह गया। उसे पता था कि अभिमान अपने तरीके से ही काम करता है और बिल्कुल सही ही करता है। उसने अपना सिर पकड़ लिया। अभिमान बाहर से बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। उसने गॉगल्स उतारा और अपने अंगूठे से अपने माथे को छूते हुए बोला, आज का दिन ही खराब है। पहले वो लड़की और अब ये बेहुदा क्लाइंट। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो अपने जुबान से मुकर जाते हैं। ब्लडी चीफ पीपल। उसने ड्राइवर को गाड़ी ऑफिस की तरफ लेने को कहा। इधर अदीरा भी स्कूल पहुंच चुकी थी। उसने आदव को उसके क्लास में छोड़ा और खुद प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गई। उसने प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग कहा, बदले में उन्होंने भी जवाब दिया। अदीरा ने वहां से बाहर आकर प्यून से बेल लगाने को कहा और खुद असेंबली हॉल की तरफ निकल गई। वो जा ही रही थी कि किसी ने पीछे से उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। अधीरा मुस्कुराने लगी और बोली, आ गई तू राधिका? मैं तो आ गई, लेकिन तू हमेशा पहचान कैसे जाती है मुझे? राधिका मुंह बनाते हुए बोली। अधीरा उसकी बात पर हंसते हुए बोली, वो इसीलिए क्योंकि ये हरकत सिर्फ तू ही कर सकती है, कोई और नहीं। और यहाँ पर सिर्फ एक तू ही तो है दोस्त मेरी। हाँ, सो तो है।
मैं हर बार भूल जाती हूँ। राधिका अपनी बेवकूफी पर हंसने लगी। अधीरा ने उसके सर पर चप्पट लगाया और उसे असेंबली में चलने को कहा। अधीरा और राधिका बचपन से ही साथ थी। राधिका अपने माता पिता की इकलौती थी, इसीलिए उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने स्कूल सिर्फ अधीरा की वजह से ही ज्वाइन किया था। दोनों दोस्त कम, बहन ज्यादा थी। अधीरा उसके बिना कुछ नहीं करती और राधिका भी उसके बिना खुद को अधूरी ही मानती थी। आदम के आने के बाद अधीरा को बहुत कुछ सुनना पड़ा था, लेकिन अपने पिता और राधिका की वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाई थी। अधीरा ने कभी आदव को उसके पिता के बारे में नहीं बताया था। आदव ने भी कभी उससे कुछ नहीं पूछा था। उसने अधीरा को ही अपना सब कुछ माना था। असेंबली में बच्चे पहुंच चुके थे। बाकी के सारे टीचर्स ने मिलकर असेंबली के कामों को पूरा किया। असेंबली खत्म होने के बाद राधिका और अधीरा बातें करते हुए अपने अपने क्लास में चली गई। अधीरा अपने क्लास में पढ़ा रही थी, तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, अधीरा मैम, वो आदव। उस बच्चे ने इतना ही कहा था कि अधीरा आगे की बात सुने बिना ही आदव की क्लास की तरफ भागी। राधिका ने जब अपने क्लास की तरफ से उसे ऐसे बदहवास भागते देखा, तो वो भी क्लास के बच्चों को समझा कर अधीरा की दिशा में चली गई। अधीरा जब आदव की क्लास में पहुंची, तो आदव की हालत देखकर वो स्तब्ध रह गई। आदव की शर्ट की बटन टूटी हुई थी, उसके चेहरे पर मारने के निशान थे। उसके साथ एक लड़का था और उसकी भी यही हालत थी। अदीरा उसकी हालत देखकर रोने लगी। उसने आदव को इधर-उधर झुककर देखते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? आपको इतनी चोट कैसे आई? कितना खून बह रहा है? तब तक वहां पर राधिका भी पहुंच चुकी थी। उसने दूसरे लड़के से पूछा तो उसने कहा, आदम ने उसे पहले मारा है। अदीरा ये सुनकर अपने आंसू पोंछकर बोली, आदम बेटे, आपने क्यों मारा इन्हें? ये सुनकर आदम की आंखों में भी आंसू आ गए। वो सिसकते हुए बोला, ये मम्मा, ये आपके बारे में गलत बोल रहा था, इसीलिए मैंने मारा। वो लड़का उसे घूरते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रहा है। आदव अरीरा के कुछ कहने से ही बोल पड़ा, ये झूठ बोल रहा है मम्मा। ये कह रहा था कि मेरे पापा नहीं है ना, तो मेरी मम्मा गंदी है। इसने आपको गंदी बोला मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। आरव की बात सुनकर अदीरा की आंखें फिर से भर आई। उसने बिना कुछ कहे आरव को अपने गले से लगा लिया। राधिका ने भी उस लड़के को डांट लगाई और उसे सॉरी बोलने को कहा। अधीरा अपने आंसू पोंछकर आरव को अपनी क्लास में ले आई। उसे इस स्कूल को ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो गया था और उसे ऐसी बातें हमेशा सुनने को मिलती थी। लोग आदव को नाजायज और पता नहीं क्या क्या बोलते, उसे भी बदचलन और आवारा के नाम से पुकारते, क्योंकि आदव का बाप कौन था ये किसी को पता नहीं था। अदीरा का आज दिन खराब ही रहा था। अदीरा ने बेमन से क्लास ली। लंच बेल बजा तो अदीरा आदव को लेकर कैंटीन में आ गई। राधिका भी वहां आ गई थी। अधीरा का चेहरा उतरा हुआ था, तो वो बार बार आदव के चेहरे पर लगी चोट को देख रही थी। उसे इतना बेचैन देखकर राधिका ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अधीरा ने नम आंखों से उसे देखा तो राधिका उसका हाथ प्यार से दबाते हुए बोली, क्यों रो रही है मेरी जान? ठीक है, वो तुझे इस तरह देखकर वो भी तो परेशान है। आरव उन दोनों की ही बातें सुन रहा था। उसने राधिका की तरफ देखकर अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा, मौसी, मम्मा बोलती है कि रोने वाले बच्चे गंदे होते हैं, और अब देखो मम्मा खुद ही रो रही है। अदीरा ये सुनकर रोते रोते हंस दी।
उसे हंसते देखकर आदम उसके गले में हाथ डालकर लटक गया और उसके गालों को चूमते हुए बोला, मेरी प्यारी मम्मा, आप ना हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। आप कहती हो ना कि आपको रोना पसंद नहीं है, फिर आप क्यों रोतलू बन जाती हो? अदीरा उसकी बातों पर खिलखिलाकर हंसती। उसने उसे सामने बिठाया और उसे खिलाते हुए खुद खाना खाने लगी। राधिका उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। इधर राजसी आराध्या के साथ शॉपिंग पर निकली हुई थी। उन्हें इतनी सारी शॉपिंग करते देख आराध्या थककर बोली, क्या दादी, आपने तो मुझे थका ही दिया, इतना तो मैंने कभी शॉपिंग नहीं किया। राजसी मुस्कुराते हुए बोली, हम हमारी नातिन का जन्मदिन है तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? आराध्या चौंकते हुए बोली, अरे हाँ दादी, अद्विका का बर्थडे है ना एक हफ्ते बाद। मैं भी कैसी माँ हूँ, भूल गई। हम जानते हैं तुम्हें याद नहीं होगा, इसीलिए यहाँ चली आई। राजसी हंसते हुए बोली। आराध्या उनकी बात पर हंसने लगी। अद्विका आराध्या की 4 साल की बेटी थी जो फिलहाल अपनी दादी के घर पर गई हुई थी। उसका 5वां जन्मदिन हफ्ते भर बाद था। वैसे तो आराध्या अभिमन्यु से बड़ी थी, लेकिन वो उसे कभी दीदी नहीं कहता था। उन दोनों की अलग बॉन्डिंग थी और अद्विका तो अभिमन्यु की दुनिया थी। पूरे दिन बस वो उसी के साथ मुस्कुराता था। वो जब अपनी टूटी भाषा में उसे मामू बोलती तो उसे ऐसे लगता जैसे उसकी दुनिया ही पूरी हो गई। अद्विका का नामकरण अभिमान ने ही किया था। जब वो पैदा हुई थी तो उसने सिर्फ यही कहा था, ये मेरी दुनिया है, इसीलिए इसका नाम अद्विका रहेगा, जिसका अर्थ है दुनिया। अभिमान शेखावत की दुनिया। अभिमान ने दादी का ख्याल करके आराध्या को वहीं रहने को कहा था। कभी कभार छुट्टियों में आराध्या अपने ससुराल चली जाती थी। दोनों दादी पोती ने मिलकर शॉपिंग की। शॉपिंग खत्म होने के बाद दोनों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। खाना खाते हुए राजसी आराध्या से बोली, हम स्कूल की तरफ जाना चाहते हैं आराध्या। महीना बीत गया, नहीं गए। एक बार प्रिंसिपल से मिल आते हैं। आराध्या ने कुछ नहीं कहा तो तैयार हो गई। खाना खाकर दोनों ही स्कूल की तरफ निकल गई। ये वही स्कूल था जिसमें जिसमें अदीरा पढ़ाती थी। अदीरा अपना लंच खत्म करके स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी। ठीक उसी वक्त राजश्री और आराध्या भी स्कूल में आई, लेकिन अदीरा का फोन आने की वजह से वो बात करने किनारे आ गई। राजश्री अंदर आई, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा पत्थर पड़ा था जिस पर उनकी नजर नहीं पड़ी। उन्होंने अनजाने में ही उस पत्थर पर पैर रख दिया, जिससे वो लड़खड़ा गई और गिर गई। अधीरा ने जब किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने उस दिशा में देखा। राजसी को गिरा देखा तो आदम को वहीं रुकने का इशारा कर उनकी तरफ दौड़ पड़ी। राजसी जी दर्द से करहा रही थी। अधीरा उनके पास पहुंची और उन्हें बिठाते उठाते हुए बोली, कैसे गिर गई आंटी आप? मेरा हाथ पकड़िए और उठने की कोशिश कीजिए। राजसी ने अदीरा की तरफ देखा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। अदीरा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बहुत मुश्किल से खड़ा किया। गिरने की वजह से उनके कमर में भी चोट आई थी और पैर में सूजन आ गया था। उसने राजसी का हाथ पकड़ा, लेकिन उनसे चला भी नहीं जा रहा था। जब तक अदीरा आराध्या भी पहुंच चुकी थी। उसने जब राजसी को ऐसे देखा तो वो परेशान हो गई। क्या हुआ गया दादी जी आपको? आप ठीक तो है? उसके कुछ पहले कहने से ही अदीरा बोल पड़ी, वो आपकी दादी पता नहीं कैसे गिर गई। आप इन्हें यहाँ बैठाइए, मैं तुरंत आती हूँ। अदीरा वहां पर पहले से मौजूद चेयर की तरफ इशारा करते हुए बोली। आराध्या ने अदीरा की मदद से रास्ते को वहां बैठा दिया। वो भागती हुई स्टाफ रूम में गई और जल्दी से अपने बैग से स्प्रे निकाला और भागती हुई उन दोनों के पास आ गई। उसने राजसी के पैरों को आगे किया और उस पर स्प्रे छिड़कने लगी। स्प्रे छिड़कने के बाद उसने राजसी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली,
बस थोड़ी देर आंटी जी, तुरंत ही दर्द कम हो जाएगा और घर जाकर कमर की मालिश करवा लीजिएगा। हल्के गरम तेल से वो भी ठीक हो जाएगा। मुस्कुराते हुए अदीरा के चेहरे पर डिंपल बन रहे थे, जिसकी वजह से वो और भी मासूम और बहुत ही प्यारी लग रही थी। राजसी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका नाम क्या है बेटा? पहले कभी यहाँ नहीं देखा आपको। अदीरा मुस्कुराते हुए बोली, अदीरा राठौड़ नाम है मेरा और 1 महीने पहले ही मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया है। राजसी उसके गालों को छूते हुए बोली, बड़ा प्यारा नाम है आपका। अदीरा उनके पैरों को देखते हुए बोली, आपको कुछ काम था क्या आंटी? मुझे बताइए, मैं प्रिंसिपल सर से कह देती हूँ। राजसी उसकी मासूमियत पर हंसती और बोली, हम इस स्कूल के डोनेटर है बेटा। आज काफी दिनों बाद यहाँ आना हुआ नहीं, पहले तो हमेशा यहाँ आते थे। उनकी बात सुनकर अदीरा ने अपनी बेवकूफी पर अपने दांतों तले जीभ दबा ली। आराध्या तो बस प्यार से अदीरा को ही देख रही थी। उसकी मासूमियत, चंचलता उसको भी भा गई थी। आपके घर में कौन कौन है बेटा? राजसी कुछ सोचते हुए बोली, मेरे घर में मैं हूँ, मेरे पिताजी और। अधीरा ने बोला कि तभी पीछे से आदम ने उसे पकड़ लिया और अपनी प्यारी सी आवाज में आंखें मटकाते हुए बोला, क्या कर रही हो मम्मा आप यहाँ? और ये दादी कौन है? राजसी ने हैरानी से देखा और आदम की तरफ देखते हुए बोली, ये आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है आदम राठौड़। अधीरा ने आदम के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। राजसी की आंखों में अनचाहे सवाल उतर आए। अधीरा उनके भावों को देखकर समझ गई और उनके कुछ कहने से पहले ही वो बोल पड़ी, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हो। ना गले में मंगलसूत्र है, ना ही सिंदूर। यही ना, मुझे देखकर सब यही सोचते हैं। अधीरा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। राजसी ने आराध्या का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर भी वही भाव थे। वो कुछ और कहती कि उससे पहले ही प्रिंसिपल आ गई। उन्हें देखकर अधीरा वहां से जाने लगी तो आराध्या ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उसे वहीं रुकने का इशारा किया। अधीरा असमंजस में वहीं रुक गई। राजसी ने प्रिंसिपल से बातें की और कुछ पैसे उन्हें दे दिए। प्रिंसिपल ने अधीरा को क्लास में जाने को कहा तो राजसी ने मना कर दिया। प्रिंसिपल वहां से चला गया। उनके जाने के बाद आराध्या ने अधीरा को एक कार्ड देते हुए कहा, अधीरा, ये हमारे घर का पता है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो आज शाम को हमारे घर आना। अधीरा ने असमंजस में कहा, लेकिन क्यों दी? वो दरअसल मुझे अपनी बेटी के लिए एक ट्यूटर की जरूरत है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को ट्यूशन दो। आराध्या ने आदम की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं तो ट्यूशन नहीं पढ़ाती। अधीरा ने संकुचाते हुए कहा। आराध्या ने राजसी की तरफ देखा तो वो अर्पिता से मुस्कुरा कर बोली, बेटा, हमें अपनी नातिन के लिए एक ट्यूटर की जरूरत कब से थी, लेकिन आपको तो पता ही है, हमें देखकर सब लालच पर उतर जाते हैं। आपकी आंखों में हमने निश्चलता देखी और ये बूढ़ी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आप अपनी माकूल फीस बता दीजिए और प्लीज इनकार मत कीजिएगा। राजश्री के बोलने के बाद अधीरा इनकार नहीं कर पाई। उसने वो कार्ड ले लिया और बोली, आंटी जी आज तो नहीं, लेकिन कल रविवार है तो कल पक्का आऊंगी। राजसी ने मुस्कुराते हुए ओके कह दिया और वो दोनों वहां से जाने लगी तो अधीरा ने उन्हें स्कूल के बाहर तक छोड़ा। आराध्या ने जाते हुए आदम को कुछ टॉफियां दी तो उसने अधीरा की तरफ देखा। अधीरा ने आंखों से इशारा किया तो आदम ने भी खुशी खुशी टॉफी ले ली। आराध्या ने उन दोनों माँ बेटों को बाय कहा और कार में बैठ गई। अधीरा भी मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। शेखावत ऑफिस, क्या बकवास प्रिंट है ये? मैंने तुम्हें इसी बकवास डिजाइन के लिए इस ऑफिस में हायर किया है। अभिमान,
रंजन पर चिल्लाते हुए बोला। रंजन सहम गया। उसने डरते हुए धीरे से कहा, सॉरी सर, मुझे लगा आपको ये डिजाइन पसंद आएगा। अभिमान उसकी बात सुनकर बौखला गया। उसने वो प्रिंट के पेपर उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा, ये है तुम्हारा डिजाइन। अभिमान शेखावत की पसंद भी उसके रुतबे से मैच करती है। तुम्हारा ये डिजाइन मुझे दिल दिलवाएगा नहीं, बल्कि मेरा नाम खराब करेगा। सॉरी सर, मैं आपको 2 घंटे में एक और डिजाइन बनाकर देता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो डिजाइन आपको पसंद आए। उसकी बात सुनकर अभिमान वही टेबल पर अपने हाथ के बल झुक गया और शक्ति से बोला, मिस्टर रंजन, मुझे कोशिश नहीं, परफेक्शन चाहिए और ये आखिरी मौका है। अगर मुझे तुम्हारा ये डिजाइन पसंद नहीं आया तो तुम अगले ही पल रेजिग्नेशन लेटर के साथ बाहर मिलोगे। हम्म? रंजन ने इतना ही कहा। अब तुम जा सकते हो। अभिमान उसकी तरफ देखे बिना ही बोला। रंजन बेचारा जल्दी से बाहर आ गया। उसने बाहर आकर एक लंबी सांस ली और बड़बड़ाने लगा, ये इंसान है, छोटी छोटी गलतियों पर दहाड़ता है। इसके घर वाले पता नहीं कैसे झेलते हैं इसे। यहाँ तो 8 घंटे तक सांस अटकी रहती है कि पता नहीं कब इस गुस्सेल का बुलावा आ जाए। अब चल रंजन, डिजाइन बना परफेक्ट, नहीं तो ये नौकरी तो हाथ से चली जाएगी। वो अपनी चेयर पर बैठकर डिजाइन बनाने लगा। इधर अदीरा ने आकर क्लास ली। ऐसे ही पढ़ाते हुए वक्त बीत गया और छुट्टी का समय हो गया। दोनों माँ बेटे राधिका के साथ घर की तरफ निकल गए। वो तीनों बस से ही घर जाते थे। राधिका का घर थोड़ा पहले पड़ता था और वो स्कूल भी बस से ही आती थी। राधिका को सारे काम करने में देर हो जाती थी, इसीलिए वो स्कूल बस के टाइम पर नहीं पहुंच पाती थी। वो छुट्टी के समय काफी समय बाद अदीरा के घर की तरफ जाती थी, इसीलिए उसे देर ना हो, इसीलिए तीनों ही बस से ही आ जाते। दोनों बातें करते हुए बस स्टैंड की तरफ जा ही रही थी कि रास्ते में अदीरा को गोलगप्पे का ठेला नजर आया। उसने राधिका का हाथ पकड़ लिया और मचलते हुए बोली, यार राधिका, बहुत दिन हो गए, हमने गोलगप्पे नहीं खाए, प्लीज चलना, आज खाते हैं। नहीं यार अदीरा, तुझे डॉक्टर ने मना किया है ना ऐसे रोड साइड फूड खाने से, इसीलिए नहीं यार, राधिका मना करते हुए बोली। हाँ मम्मा, राधिका मासी बिल्कुल सही कह रही है, आप नहीं खाएंगे, नहीं तो मैं नानू को बोल दूंगा। आदम ने राधिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अधीरा ने उन दोनों को देखकर गुस्से से मुंह फुला लिया और मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, तुम दोनों हमेशा मुझे मना कर देते हो। 2 हफ्ते हो गए हैं मुझे गोलगप्पे खाए हुए, फिर भी तुम दोनों मना कर रहे हो। मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। उसकी हरकत देखकर आदम और राधिका एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। अधीरा ने उन दोनों को हंसते देखा तो वो भी बुरी तरह चिढ़ गई। वो मुंह फुलाकर उनसे दूरी पर चलने लगी। राधिका ने उसे बुलाया लेकिन वो नहीं आई। आखिर में थक हार कर राधिका मान गई और बस 5 गोलगप्पे खाने का प्रॉमिस लेकर उसके साथ ठेले पर आ गई। अधीरा ने खुशी से गोलगप्पे खाए। आदम और राधिका उसे इसे देखकर हंस रहे थे। अधीरा गोलगप्पे खाकर खुशी खुशी उनके साथ आ गई। तू ना गोलगप्पे देखकर बिल्कुल बच्ची हो जाती है यार, राधिका उसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए बोली। तो क्या करूं, ये कितनी पसंद है तुम्हें, तुम जानती हो ना, इसे देखकर तो मुंह में पानी आ ही जाता है और मैं खुद को रोक नहीं पाती। अब डॉक्टर्स का क्या है, वो तो हमेशा किसी न किसी चीज के लिए मना कर ही देते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि उनकी हर बात मानी जाए। अधीरा मजे से लापरवाही से बोली। हाँ मम्मा, आप रुको, मैं नानू से बोलता हूँ। आप ऐसा सोचते हो डॉक्टर अंकल के बारे में, खुद मुझे कहते हो कि डॉक्टर की बात सुना करो और खुद ही नहीं मानते। आदव अपने मुंह पर हाथ रखकर आश्चर्य से बोला। अब अधीरा उसकी बात सुनकर उसे गोद में ले लिया और उसके गालों को चूमते हुए बोली, मेरा प्यारा बेटा।
अच्छे बच्चे अपनी मम्मा की शिकायत नहीं करते। देख रही हो राधा मौसी, मम्मा मुझे ही मक्खन लगा रही है। आरव आंखें मटकाते हुए बोला। राधिका उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसती। तीनों ऐसे ही बातें करते बस स्टैंड तक आ गए। थोड़ी देर में बस आ गई और तीनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। ऐसे ही बस में बैठे बैठे तीनों अपने घर तक पहुंच गए। राधिका ने दोनों को बाय किया और घर के अंदर चली गई। कुछ दूर पर अधीरा भी उतर गई और आदव के साथ घर की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही गली तक पहुंची, वहां कुछ लफंगे लड़के खड़े थे। अधीरा जब उनके सामने से गुजरी तो वो उस पर कमेंट पास करने लगे। ओए होए क्या लड़की है, एकदम तीखी मिर्च है भाई, लेकिन ये हमारी तरफ देखती भी नहीं। कसम से भाई एक बार मिल जाए तो मजा ही आ जाए। उनमें से एक ने कहा तो बाकी सारे हंसने लगे। अदीरा उनकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ गई, लेकिन उनमें से एक लड़का जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ मास्टरनी जी, इतना भाव क्यों खा रही हो? आ जाओ हमारे पास, इस बच्चे के बाप बन जाएंगे। वैसे भी पता तो है नहीं कि इस बच्चे का बाप कौन है। उसने आखिरी बात हंसते हुए कही, जिसे सुनकर उसके साथी भी हंसने लगे। उसकी बात सुनकर अदीरा का दिमाग झंझना गया। उसने आदव को गोद से नीचे उतारा और उसे पुचकार कर बोली, बेटा घर जाओ, मम्मा आ रही है। कुछ काम याद आ गया। आदव बिना कुछ कहे वहां से घर की तरफ बढ़ गया। अब अधीरा उसके जाने के बाद उन लड़कों की तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ आते देखकर सभी लड़के खुश हो गए। अधीरा उनके सामने आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, ये जो बाप वाली बोली बोली है किसने बोली है, जरा मेरे सामने आकर फिर से कहे। अदीरा को मुस्कुराता देखकर उस लड़के की हिम्मत बढ़ गई। वो उसके सामने जाकर सीना तान कर खड़े होकर बोला, मैंने कहा है तुझे, आइडिया मस्त लगा ना? बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं तुझे कुछ इनाम देना चाहती हूँ। अदीरा बोलते बोलते नीचे झूल गई। वो लड़का अपने दोस्तों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अदीरा ने अपने पैरों से चप्पल निकाला और उस लड़के के कुछ सोचने समझने से पहले ही उसके मुंह पर जोर से दे मारा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, साले कुत्ते, तू मेरे बेटे का बाप बनेगा। आज के बाद अगर मेरे सामने दिख गया ना, वो हश्र करूंगी कि तेरी साथ पुश्ते भी लड़की छिड़ने से डरेगी। वो लड़का अचानक ही हुए इस बार से घबरा गया। उसके बाकी के साथी तो भाग खड़े हुए। वो लड़का उनको भागता देखकर और घबरा गया। अधीरा आगे बढ़ी और उस लड़के की आंखों में आंखें डालकर घुराते हुए बोली, मुझे अबला समझने की भूल मत करना, समझे? मैं तुझ जैसों से निपटना अच्छे से जानती हूँ। चल अब निकल यहाँ से, नहीं तो अभी के अभी मार के भरता बना दूंगी। चल भाग यहाँ से। वो लड़का पहले ही घबराया हुआ था। अधीरा को ऐसे देखकर वो बुलेट की रफ्तार से तेज तेज दौड़कर भाग गया। इधर आनंद जी व्हीलचेयर पर बैठे अधीरा का ही इंतजार कर रहे थे। आदम उन्हें देखकर भागता हुआ उनके पास पहुंच गया। नानू, आनंद जी उसके माथे को प्यार से चूम दिया। आदव ने भी बदले में उनके गालों को चूमा और अपनी भोली सी आवाज में कहा, आपको पता है नानू, आज मैंने आपको इतना मिस किया। अच्छा, कितना मिस किया? आनंद जी हंसते हुए बोले। आदव ने अपने हाथों को फैलाया और बोला, इतना इतना ज्यादा। आनंद जी उसकी मासूमियत पर हंस दिए। अच्छा, तेरी माँ कहाँ है? वो नहीं आई अभी तक? आनंद जी अपनी हंसी रोककर बोले, वो पीछे आ रही है, कुछ काम आ गया था शायद उनको। आदव मुंह बनाते हुए बोला। आनंद जी ने आदव को कपड़े चेंज करने को कहा और खुद अधीरा का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में अधीरा घर आ गई और आनंद जी का हाल चाल लेने लगी। पिताजी कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर खाना लगाती हूँ। ठीक है, तुम आओ, मैं यहीं हूँ, आनंद जी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अधीरा भाग गई।
कि वो कुछ परेशान है, क्योंकि अदीरा के घर में कदम रखते ही वो उसे पूरे दिन का ब्यौरा जानने के लिए सवालों की झड़ी लगा देते हैं। वो अपने कमरे में न जाकर उनके पास घुटनों के बल बैठ गई और उनके पैरों पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ पिताजी, क्यों परेशान हैं आप? क्या करूं, तेरी चिंता होती है मुझे। सच बता, आज रास्ते में फिर किसी ने तुझसे कुछ कहा था ना? क्योंकि तू आदव को तभी आगे भेजती है जब किसी को पलटकर जवाब देती है, नहीं तो उसके साथ ही आती है। आनंद जी चिंतित स्वर में बोले, अधीरा जानती थी कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। आनंद जी उदास होकर बोले, कब तक ऐसे अकेली रहेगी आरू? मैं आज हूँ कल नहीं, फिर क्या होगा तेरा? ये दुनिया वाले अकेली अकेली लड़की का जीना मुश्किल कर देते हैं, और ऊपर से तेरे साथ तो आदव भी है। उसके बारे में तो सोच उसी के बारे में तो सोचती हूँ पिताजी। अधीरा नजर नीचे करके बोली, मैंने शादी से इनकार कहाँ किया है, लेकिन मेरी शर्त भी तो कोई माने। वो मेरे साथ मेरे बच्चे को भी अपना ले, उसे पिता का प्यार दे, तभी करूंगी शादी, नहीं तो मैं अकेले ही ठीक हूँ। अधीरा आगे बोली, लेकिन अरुण, आनंद जी ने कुछ कहना चाहा तो अधीरा ने उन्हें मना कर दिया और खड़े होते हुए बोली, अब चिंता मत कीजिए, अब चलिए खाना खाते हैं। आनंद जी जानते थे उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए चुपचाप चुप हो गए। अधीरा ने कपड़े चेंज किए और सबके लिए खाना लगाने लगी। सबने साथ में मिलकर खाना खाया। आदव अपनी प्यारी प्यारी बातों से सबको हंसा रहा था। इधर अभिमान ऑफिस से घर पहुंचा और पहुंचते ही आराध्या को आवाज देने लगा। आराध्या उसकी आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर निकली और बोली, चुप हो जा, क्यों गला फाड़कर सबका सुकून छीन रहा है? अभिमान उसे घुरकर देखते हुए बोला, तू बड़ी है इसीलिए कुछ भी ना बोला कर, और ये बता तूने अद्विका को अभी तक क्यों नहीं बुलाया? मैंने कहा था ना उसे बुलाने को। आराध्या ने कुछ याद करके अपनी सर पर हाथ मार लिया और बोली, अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। राजीव को कुछ काम है, इसीलिए वो लेकर नहीं आ सकेंगे। तुझे जाना होगा। एक काम कर, कल चले जाना। अभिमान उसकी बात पर चिढ़ गया, इसीलिए नहीं भेजता मैं कल नहीं, आज ही जाऊंगा। कल संडे है, उसके बिना मुझे संडे फीका लगता है। तो रमेश से कहकर लंच लगवा दे, मैं शाम तक निकल जाऊंगा और रात तक उसे लेकर लौट आऊंगा। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, आराध्या ने कंधे उचकाकर कहा। उसने रमेश को आवाज देकर खाना लगाने को कहा और खुद हॉल में बैठकर टीवी देखने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई। अधीरा आदव को लेकर बाजार बोरीवली बाजार निकल गई। उसने राधिका को भी साथ ले लिया। तीनों घंटे भर बाद मार्केट में थे। इधर अभिमान भी अद्विका को लेने निकल गया, लेकिन उसे याद आया कि उसने अद्विका के लिए कुछ नहीं लिया, इसीलिए वो भी बोरीवली के मार्केट में रुककर अद्विका के लिए चॉकलेट्स और गिफ्ट्स लेने लगा। उसने सामान पैक कराया और कार में रखकर निकलने लगा, लेकिन उसी वक्त कहीं से आदव उसके कार के पीछे आ गया और अभिमान ने गाड़ी रिवर्स में ली, जिससे आदव को धक्का लग गया और वो वहीं रोड पर गिर गया। आदव को ढूंढ रही अधीरा की नजर उसी वक्त आदव पर पड़ी तो वो भागते हुए आदव के पास पहुंची। बाकी के लोगों ने जब देखा तो अभिमान के विंडो का शीशा खुलवाने लगे। पहले तो अभिमान बाजार नहीं आया, लेकिन जब लोग उसकी कार के सामने खड़े हो गए तो वो गुस्से से बाहर निकल आया और चीखकर बोला, व्हाट द हेल इज दिस? क्या परेशानी है तुम सबको? क्यों मेरा रास्ता रोका है तुम लोगों ने? भीड़ में से ही एक आदमी बाहर आया और बोला, शर्म नहीं आ रही? पहले उस बच्चे को धक्का मारा और बिना भरपाई किए जा रहे हो। अभिमान को देर हो रही थी, इसीलिए वो बिना बहस किए ही लोगों के साथ पीछे चला गया। अधीरा आदव को इधर उधर घुमाकर देख रही थी और रोते हुए बोल रही थी, तू ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? भीड़ में से एक आदमी बोला, बेटा, जिसने धक्का मारा था वो यही है, ये देखो।
अधीरा ने उन बुजुर्ग की बात सुनकर अभिमान को देखा। उसे देखते हुए उसका गुस्सा फूट पड़ा और वो चिल्लाकर बोली, तुम बड़े लोग अंधे होते हो क्या? या गाड़ी लेकर उसे प्लेन समझ लेते हो? अगर अभी मेरे बेटे को कुछ हो जाता ना तो जान ले लेती मैं तुम्हारी। तुम अमीर समझते क्या हो खुद को? अभिमान से आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। अधीरा की बातें सुनकर उसका दिमाग झंझना गया। वो तेज आवाज में बोला, इनफ। उसकी तेज आवाज सुनकर अधीरा चुप हो गई। अभिमान आगे बढ़कर अपनी आंखें अधीरा को दिखाते हुए बोला, तुम मिडिल क्लास लोग ये मेलोड्रामा करते हो सिर्फ इसीलिए कि हम जैसे अमीर से पैसे ऐंठ सको। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, तुम जैसी लड़की की औकात मेरे सामने खड़े होने की नहीं है और तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो। तुम्हारी जैसी लड़कियां अपने इन छोटे आंसुओं से अमीरों को फंसाती है और तुम जैसे चीफ लोग ऐसे ऐसे पेंतरे करते रहते हो। तुम ये सब सिर्फ पैसों के लिए करते हो ना? रुको अभी। इतना बोलकर अभिमान ने अपने कार का गेट खोलकर एक नोट का बंडल निकाला और अधीरा के पास आकर उसका हाथ पकड़कर वो पेशो उसके हाथों में देते हुए बोला, तुम लोगों की औकात यही है, लो ये पेशे और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से दूर, क्योंकि तुम जैसे लोगों से घिन आती है मुझे। दो कौड़ी के लोग अभिमान शेखावत नहीं झेलता, उन्हें नजरों से दूर ही रखता है वो। अधीरा बस अवाक होकर उसकी बातें सुन रही थी। साथ ही अभिमान की बातें उसका खून खोल रही थी। अभिमान आगे बढ़ गया लेकिन अधीरा ने आदव को राधिका को दे दिया और अभिमान के सामने आते हुए बोली, रुकिए अभिमान शेखावत, इतनी जल्दी क्या है जाने की? अपने कड़वे शब्दों का जवाब तो सुनते जाइए। अभिमान अपनी छोटी आंखें छोटी कर उसे घुरते हुए देखने लगा। अधीरा आसपास कुछ ढूंढने लगी। उसे थोड़ी दूर पर एक पत्थर नजर आया। उसने आगे बढ़कर वो पत्थर उठा लिया। उसने मुस्कुराते हुए अभिमान को देखा और उसके समझने से पहले ही वो जोर से वो पत्थर अभिमान के कार के सामने शीशे पर मार दिया। एक तेज आवाज के साथ वो शीशा टूट गया। अब अभिमान गुस्से से लाल आंखें लिए उसे घूरने लगा। अधीरा उसके सामने आई और अपने पास पड़े पहले से माचिस को लिया और उनके सामने ही उसके नोट के बंडल को चलाते हुए बोली, ये रहे आपके पैसे जिसका ये हश्र किया है मैंने। पैसों की हवस आपको होगी मुझे नहीं समझे, इसीलिए अपने ये पैसे और अपनी ये दो कौड़ी की सोच अपने तक ही रखिए, क्योंकि आपकी औकात नहीं है मेरी सोच के साथ खड़े होने की। इतना बोलकर अधीरा अपने हाथ झाड़ती हुई उसके बगल से निकल गई। अभिमान ने अपने सामने जलती नोट के बंडल और टूटे शीशे को देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने गुस्से से गाड़ी के बोनट पर हाथ मार दिया और गाड़ी के बोनट पर कांच के टुकड़े होने की वजह से वो उसके हाथों में चुभ गए। अभिमान ने अपने हाथों को देखा और गुस्से से गुर्राते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी ये हरकत तुम्हें ही बर्बाद करने वाली है। दो कौड़ी की लड़की, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस कहानी में, क्योंकि अधीरा भी नहीं जानती थी आज की हुई अभिमान से इस मुलाकात के बाद अधीरा की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आखिर क्या रिश्ता बनने वाला था अभिमान और अधीरा के बीच? कैसे होगी इन दोनों में प्यार की शुरुआत? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखिएगा। और हाँ, आज का पहला पार्ट आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।